बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। जैसा कि मैंने आपको उर्दू का पैटर्न और पेपर का सारा बता दिया था डिटेल से, तो ग्रामर में आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जिसको हम शेरी इस्तिलाहात बोलते हैं, जिसमें मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ जो है वो शामिल हैं। तो आज हम मतला और मक्ता जो है वो करेंगे। तो मतला जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, क़वाइद की रूह से इसम ज़र्फ़े मकान है और इसके लुग़वी मानी जो हैं वो तलू होने की जगह के हैं। और मतला का जो इस्तिलाही मफ़हूम है वो इल्म की इस्तिलाह में गज़ल और कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, मतला कहलाते हैं। मतला में रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम काफ़िया होना जो है वो ज़रूरी है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। मतला के बाकी अशार के दोनों मिसरों में काफ़िए का होना ज़रूरी होता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतला भी आ सकते हैं, मगर उनके लिए ज़रूरी है कि ये सब शुरू में आएँ, क्योंकि मतला के लुग़वी मानी तलू होने के जगह के हैं या आगाज़ के हैं। और दूसरे मतला को हम हुस्ने मतला कहते हैं। मतला ज़्यादा हो तो आखिरी मतला के बाद जो शेर आएगा उसे हुस्ने मतला कहेंगे। तो लिहाजा मतला का मफ़हूम जो है वो अब आपको वाज़े हो गया है कि किसी भी गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, मतला कहलाते हैं। मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये जो है वो आपका चूँकि किसी भी गज़ल का, ये मोमिन की गज़ल का पहला शेर है, इसलिए ये मतला की मिसाल है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहती हूँ कि जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नोहा गरी का। अब इस शेर में आप देखें कि ये गज़ल का पहला शेर है मीर तकी मीर की। इसमें ताजवरी और नोहा गरी जो है ये कवाफ़ी हैं, तो दोनों मिसरे जो हैं उसमें काफ़िया पाया जाता है और का जो है वो रदीफ़ है। तो लिहाजा कोई भी गज़ल या कसीदा जिसका पहला शेर जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों पाए जाएँ वो मतला जो है वो उसकी मिसाल होते हैं। इसी तरीके से मक्ता जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, क़वाइद की रूह से इसम ज़र्फ़े मकान है और मक्ता के लुग़वी मानी जो है वो बात काटने की जगह या मकाम के हैं। लेकिन इस्तिलाही मफ़हूम जो है वो जैसे मतला का मुख्तलिफ है, ऐसे ही इस्तिलाही मफ़हूम जो है वो इसका भी मुख्तलिफ है। मक्ता जो है वो किसी भी गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। और मक्ता की शर्त ये है कि वो आखिरी शेर हो और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। अगर किसी आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल ना हो तो उसे उस गज़ल का आखिरी शेर तो कहा जाएगा, लेकिन उसे मक्ता नहीं कहा जाएगा। जैसे आप मिसाल लें, थकें जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश। आतिश की गज़ल का मक्ता है, थकें जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुल मुराद है मंजिल में खार राह में है। चलिए मैं आपको लिखवा भी देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल शेर है, तो ताकि आपको याद रहे। थकें जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुल मुराद है मंजिल में खार राह में है। क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल किया। इस तरह से और बहुत सारे अशार हैं। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अशार हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जो मक्ता की मिसालें हैं। तो लिहाजा किसी भी गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम जो है वो मक्ता कहते हैं।
اگر تخلص نہیں ہوگا تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اب آپ کو جو پیپر میں سوال دیے جائیں گے اس میں آپ کو اس طرح کے کوسچن ہوں گے کہ مقطع کے لغوی معنی ہیں چھپنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، لیٹنے کی جگہ، تو آپ نے اس میں سے درست کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ، تو لہٰذا آپ کاٹنے کی جگہ کو درست کریں گے۔ اسی طریقے سے غزل کے کس شعر میں تخلص ہو تو وہ مقطع کہلاتا ہے، پہلے میں، دوسرے میں، درمیانے میں یا آخری میں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، آخری شعر، اسے مقطع بولتے ہیں، تو لہٰذا آخری پہ آپ اس کو درست نشان لگائیں گے۔ تو یہ تو بہت آسان سا تھا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل جو ہے وہ قافیہ اور ردیف جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔